मैं आशीष कुमार, हिस्ट्री के इस नए क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था और सबसे पहले उस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करने हम लोग जा रहे हैं। हालांकि उस क्वेश्चन में हमने ऑप्शन नहीं दे रखा था। क्वेश्चन ये था कि इंडियन होम रूल सोसाइटी का फाउंडर कौन है? हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन होम रूल सोसाइटी? अगर इसके ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी ए प्लस बी एंड डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो यहां पर यह ध्यान देने की बात है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन है इंडियन होम रूल सोसाइटी के फाउंडर कौन है। तो मैंने ये देखा है कि जब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं और ये सेम ऑप्शन मैं हर जगह देता हूं, तो उसका आंसर क्या निकल करके आता है कि लोग कह देते हैं कि इसका आंसर सी है, यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो अब क्वेश्चन के प्रारूप को देखने की कोशिश करो। यहां पर पूछ रहा है इंडियन होम रूल सोसाइटी, यहां होम रूल लीग की नहीं बात हो रही है। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी पहली ऐसी सोसाइटी है, पहला ऐसा रिवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया के बाहर 1905 में इस्टेब्लिश हुआ था इंग्लैंड में। एंड द फाउंडर ऑफ दिस सोसाइटी वो श्यामजी कृष्ण वर्मा है। और इसी सोसाइटी से एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी रिलेटेड है जिसका नाम था मदन लाल धिंगरा। और मैंने मदन लाल धिंगरा से रिलेटेड एक बात की थी। ही वॉज बीटेक, मदन लाल धिंगरा बीटेक है। और मदन लाल धिंगरा यदि रिवोल्यूशनरिस्ट थे, और मदन लाल धिंगरा और राजा राम मोहन राय दो ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनकी डेथ जो हुई थी वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये यहां से क्वेश्चन आता है। और ये होम रूल लीग जो है, ये एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये दो ऐसे पर्सनालिटी हैं जो कि होम रूल लीग से रिलेटेड है। और होम रूल लीग जो था वो 1916 का है, 1916 का। और ये होम रूल लीग एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा मूवमेंट है, ये मूवमेंट ऐसा मूवमेंट है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे नहीं हुआ था। तो ये ध्यान रखने की बात है। हालांकि फ्रॉम 1885 ऑनवर्ड्स जितने भी मूवमेंट हुए उसमें सबसे जो लीड रोल प्ले किया था वो किसने था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। लेकिन होम रूल लीग मूवमेंट जो था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर पे नहीं था, बाद में सपोर्ट हुआ, अलग बात होती। तो ये क्वेश्चन इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात थी और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो रिलेटेड थे वो आपके होम रूल लीग से। ये 1916 का है और इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 की है। ये कहां पे थी? इंग्लैंड में थी। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन में जनरली लोग स्टूडेंट गलत कर देते हैं, इसलिए गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, मैंने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो हमने बताया था नंदा डायनेस्टी के विषय में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और नंदा डायनेस्टी थी, नंदा डायनेस्टी में हम लोगों ने घनानंद की बात कर लिया था। ये वही दौर है जबकि भारत में विदेशी आक्रमण भी प्रारंभ हुए। जब हम लोग इंडिया में फॉरेन इन्वेजन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो इन्वेजन इंडिया में हुआ वो ईरानी इन्वेजन था। तो सबसे पहला इन्वेजन कहां से हुआ था? ईरानी इन्वेजन। और ये जो ईरानी इन्वेजन हुए थे, तो हु वाज द फर्स्ट इन्वेडर? जब हम लोग ये बात करेंगे कि पहला आक्रमणकारी कौन था, तो उसका नाम आता है, कॉमनली एक नेम है
जो कि दारा वन कहते हैं, लेकिन इसको कहा जाता है डेरियस वन। तो ये डेरियस वन जो था, ये पहला आक्रमणकारी है जो इंडिया में इन्वेड किया। और जब हम लोग इसके डायनेस्टी की बात करते हैं, कभी कभी इसकी डायनेस्टी पूछ ली जाती है, तो वो डायनेस्टी आपकी हखामनी डायनेस्टी है। और ये डेरियस वन, ये पहला ऐसा इन्वेडर था जिसने की सिंधु नदी को क्रॉस किया। ये पहला इन्वेडर है जिसने की सिंधु नदी को क्रॉस किया। सिंधु को इंग्लिश में इंडस कहते थे। और ये जो सिंधु नदी है, इसमें जो स जो शब्द है, ये ईरानी जो थे, ये स प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे। तो स के जगह पर उन्होंने क्या बोला? हा बोला। यानी सिंधु को क्या कहा? हिंदू कहा। तो जो वर्ड आजकल हिंदू धर्म की बात की जाती है, हिंदू शब्द की बात की जाती है, वो सबसे पहले किसने दिया था? तो वो दिया था ईरानी इन्वेडर्स ने। नाम क्या था? डेरियस वन। एक डेरियस वन से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात है कि व्हेन ही क्रॉस द इंडस रिवर को क्रॉस करके जब वो इंडिया आया, तो इंडिया में आने के बाद उसने सबसे पहले इंस्क्रिप्शन बनवाए थे। तो इंडिया में पहला जब अभिलेख की बात की जाती है, फर्स्ट इंस्क्रिप्शन की बात की जाती है, तो वह किसकी है? डेरियस वन की। जब डेरियस वन इंडिया में आया तो इसने 3 सबसे पहले प्लेस इस्टेब्लिश किए थे, और उस प्लेस का पहला नाम था पर्सिपोलिस, दूसरा जो नाम था वो था बेहिस्तून, और तीसरा जो नाम था वो नक्शे रुस्तम। तो ये क्या थे? ये 3 जगह का नामकरण उसने किया। चूंकि ईरानी था इसलिए उसने ईरानी टर्म्स दिए थे, और इसी जगह पर इसने सबसे पहली बार आरामाइक लिपि में अभिलेख बनवाए थे। ठीक है, तो सबसे पहला अभिलेख इसी की है। अब कोई भी अभिलेख जो होता है वह कोई ना कोई इंफॉर्मेशन जरूर देता है। जैसे हमने आपको जब आर्य इन्वेजन की बात किया था और आर्यंस की बात किया था वैदिक कल्चर के दौरान, तो उसमें हमने बताया था कि वर्ल्ड में सबसे पहला जो इंस्क्रिप्शन की जब बात होती है तो वो किसका, वो कहां पे है? तो वो बोगुचकोई इंस्क्रिप्शन है। बोगुचकोई प्लेस का नाम था। और ये इंस्क्रिप्शन क्या इंफॉर्मेशन देता है? यही एकमात्र ऐसा इंस्क्रिप्शन है विच प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यंस, कि आर्यंस जो थे वो उसी जगह से इंडिया में आए थे। अब ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जब हम लोग पर्सिपोलिस की बात करते हैं तो कहते हैं पर्सिपोलिस में ये बात इसने मेंशन किया था कि ये मेरा 21st प्रोविंस है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ईरान में इसके 20 प्रोविंस थे, इसका जो साम्राज्य था उसके 20 प्रोविंस थे। 21वां नंबर का प्रोविंस पर्सिपोलिस है, और ये 22वें नंबर का प्रोविंस है, और ये 23वें नंबर का प्रोविंस है। तो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन की इंडिया में बात हुई, और इसके इंस्क्रिप्शन में जो इसने स्क्रिप्ट यूज किए हैं तो वो आरामाइक स्क्रिप्ट था, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए अब इसी इंस्क्रिप्शन का कॉपी किसने किया था? अशोक जब रूलर मौर्य डायनेस्टी का हुआ तो उसने ये इस तरीके के इंस्क्रिप्शन बनाए थे। इसलिए अच्छा, ये तीनों प्लेस किस जगह पर है? तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में है, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में है। इसीलिए अशोक के उस एरिया में जितने भी इंस्क्रिप्शन है वह आरामाइक स्क्रिप्ट में है, आरामाइक और यूनानी स्क्रिप्ट में है। अब जरा देखिए, ये जो डेरियस वन है या दारा वन है, ये दारा वन दारा वन के बाद दारा 2 हुआ, और इसके बाद दारा 3 हुआ। जब ये दारा 3 रूलर थे उसी समय भारत पर ग्रीक इन्वेजन हुए। यानी दारा 3 जब रूलर था
तो उस समय भारत में ग्रीक इन्वेजन हुआ था और ग्रीक जो इन्वेडर थे उसमें नाम आता है सिकंदर का। ये ईयर कौन सा है? ये 326 बीसी है, 326 ईसा पूर्व है। और इसमें दारा थर्ड जब रूलर था तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। तो जब सिकंदर ने इंडिया पर इन्वेजन किया तो वह अपने साथ ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस लेकर के आए थे और उन ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस ने इन सिकंदर के आक्रमण की घटनाओं along with that उसमें उस समय के जो पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक और रिलीजियस स्टेटस थे उन सबको अपने अपने ग्रंथों में कंपाइल्ड किया था। तो वो सारे एक रिटन सोर्स के रूप में बनते हैं। इसीलिए हम लोग शुरुआत में भी बताया था और आज भी मैं आप बता रहा हूं कि जब इंडिया के कंटेक्स्ट में बात की जाती है, भारतीय संदर्भ में बात करते हैं, तो पहली ऐतिहासिक तिथि कौन सी होगी? तो वो 326 बीसी होगी। और पहली ऐतिहासिक घटना कौन सी होगी? तो वो सिकंदर का आक्रमण होगा। क्यों? क्योंकि इन घटना और इस डेट के प्रॉपर रिटन सोर्स है, इसलिए यह फर्स्ट हिस्टोरिकल टेक्स्ट होगा। अब जरा देखो कि ये सिकंदर जब भारत पर इन्वेजन किया तो कोई भी इन्वेजन हुआ है तो इन्वेजन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि यह ध्यान रखना कि इंडिया के किसी न किसी रूलर का कंट्रीब्यूशन होता है। तो जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया तो इंडिया में एक रूलर ऐसा था जिसने सिकंदर को अपने साम्राज्य से भारत में एंट्री का रास्ता दिया था और उसका नाम था आम्भी। तो आम्भी को कहते हैं कि ही वॉज द ट्रेटर, यानी वो भारत का गद्दार एक शासक है। क्या नाम था? आम्भी नाम था। ये कहां का रूलर था? तो ये तक्षशिला का रूलर था। तो ये तक्षशिला का रूलर था आम्भी। अब जब सिकंदर भारत में एंट्री किया तो उस समय इंडिया में कोई एक रूलर नहीं था। मतलब क्या हुआ? एक ऐसा रूलर जो पूरे इंडिया को यूनाइट करके रूल कर सके, ऐसा कोई नहीं था। आप इसका कंपैरिजन आप चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर सकते हो, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके एक दिमाग में हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य जब रूलर था तो वो पूरे भारत पर रूल करता था। उसी तरीके से जब सिकंदर भारत में आक्रमण किया तो उस समय कोई एक ऐसा रूलर नहीं था जो पूरे भारत पर आक्रमण कर सके। इसलिए ये तो इसने आक्रमण किया। जब सिकंदर ने इंडिया पर आक्रमण किया उस समय झेलम जो रिवर थी, झेलम रिवर के पास का एक रूलर था जिसका नाम था पोरस। पोरस था। अब ये सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ। सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ और वो युद्ध कहां पे हुआ था? तो वो युद्ध हुआ था क्योंकि यह झेलम के पास का रूलर था, इसलिए यह युद्ध कहां हुआ? तो यह युद्ध हुआ था झेलम रिवर के बैंक पे, झेलम नदी के किनारे। अब यहां पर एक और बात मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब मैं वैदिक कल्चर पढ़ा रहा था, स्पेशली मैं जब ऋग्वेद पढ़ा रहा था, तो हम लोग आर्यों के एग्जिस्टेंस की बात किए थे कि आर्य इंडिया में आए तो उनको किस किस रिवर की जानकारी थी। तो उसमें एक झेलम का भी नाम आता था, जिसको हम लोग वैदिक कल्चर में वेदों में कहते थे, वेदों में कहा गया वितस्ता के नाम से। तो इसलिए इसको कहते हैं झेलम का युद्ध, इसीलिए इसको कहते हैं वितस्ता का युद्ध। और जो ग्रीक रूलर थे उन्होंने वितस्ता को क्या नाम दिया था? तो उन्होंने नाम दिया था हाइडेस्पिस, इसलिए इसको कहते हैं झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध और हाइडेस्पिस का युद्ध। तो ये तीन ऐसे नाम हैं और तीन नाम थे। और ये जो युद्ध था वह किसके साथ हुआ था? तो वो ध्यान रखना, वो पोरस के साथ हुआ। और इसका ईयर क्या था? तो ये 325 बीसी था। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया। सिकंदर और पोरस का रिजल्ट यह हुआ कि पोरस इस युद्ध में हार गया, लेकिन सिकंदर इस पोरस की वीरता से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि इसने डिसाइड कर लिया कि हमने जो भी प्लेस पोरस के जीते हैं वो सारा का सारा सिकंदर जो था वह पोरस को वापस कर दिया। तो 325 बीसी में यह युद्ध हुआ और इसका रिजल्ट ये हमने आपको बताया। जब पोरस के साथ इसकी युद्ध हुई और इस
इसका ये रिजल्ट रहा, तो ये 325 बीसी की बात है। अब सिकंदर और इसकी सेना थोड़ी और आगे बढ़ी, बट ये ध्यान रखना कि ये जो रिवर हमने लिखा ये ब्यास रिवर है। ये ब्यास रिवर जो था सिकंदर के भारत पर इन्वेजन और उसके रूल का ये एक बाउंड्री है, यानी ब्यास रिवर के आगे सिकंदर की सेना क्रॉस नहीं कर सकी, यहीं पर इसकी बाउंड्री थी। अब इसके बाद सिकंदर की सेना यहां से वापसी का प्रयास करने लगी। इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत से रीजन है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन माने किया जाता है कि यहां पर क्लाइमेट जो था, ग्रीक यूनान के क्लाइमेट और यहां के क्लाइमेट में काफी डिफरेंस है, पहला। दूसरी बात यह थी कि यहां पर कोई एक रूलर नहीं था, छोटे छोटे ट्राइब्स के साथ सिकंदर और उसकी सेना को काफी युद्ध करना पड़ता था, जिसकी वजह से वो काफी टायर्ड हो गई थी। और ऐसी स्थिति में वो सिकंदर और उसकी सेना भारत से वापसी का प्रयास किया। तो जब सिकंदर और उसकी सेना भारत से वापसी का प्रयास की, तो वापस जाते के समय इसने दो इंपॉर्टेंट प्लेस एस्टैब्लिश किए थे। पहला था निकैया, जो कि उसके घोड़े के नाम पे था, और दूसरा बुकाफेला। ये दो प्लेस सिकंदर ने भारत में एस्टैब्लिश किए। अब सिकंदर की जो सेना थी भारत से वापसी का प्रयास करने लगी। वापस जाने के लिए इसने दो रास्ते एडॉप्ट किए थे। पहला जलमार्ग था और दूसरा जो था वह स्थल मार्ग था। स्थल मार्ग से सिकंदर खुद गया और जो जल मार्ग से सिकंदर के नाविक सेना का प्रमुख था, जिसका नाम था नियारकस, और रास्ते में ही नियारकस की डेथ हो गई। लेकिन सिकंदर जो था, सिकंदर 323 बीसी में सिकंदर की बेबीलोन में डेथ हुई। तो सिकंदर की डेथ कहां हुई थी? बेबीलोन में। अब आपसे यह पूछा जाएगा, ये ध्यान अब पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, क्योंकि हम लोग एक पढ़ते हैं, एक एस्पिरेंट से कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी में जाएंगे, तो हमें यह जानना चाहिए कि बेबीलोन आजकल कौन सी जगह है। तो बेबीलोन कहते हैं कि बेबीलोन इज इन मेसोपोटामिया। अब हम आपसे पूछे कि मेसोपोटामिया किसको कहते हैं, आप याद करिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में मेसोपोटामिया टर्म्स आया था। मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामिया किसको कहते हैं, तो मेसोपोटामिया इराक को कहते हैं। यानी कि अब सिकंदर की डेथ कहां हुई थी? तो इराक में हुई थी या मेसोपोटामिया में हुई। तो 323 बीसी में सिकंदर की डेथ हुई। अब जब सिकंदर की डेथ हो गई, तो सिकंदर का एक सक्सेसर था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। अब यहां पे देखिए, यहां पर हम लोगों ने ये यहां तक ला दिया कि सिकंदर और उसका जो सक्सेसर था सेल्यूकस निकेटर था। अब सिकंदर का भारत पर इन्वेजन के फायदे क्या हुए? तो पहली बात, सिकंदर के इन्वेजन का फायदा क्या हुआ कि एक नए तरीके का स्क्रिप्ट इंडिया में आया। दूसरा, ग्रह और नक्षत्रों की जानकारी इंडिया में और बेहतर हुई। ज्योतिष की जानकारी इंडिया के लोगों को बेहतर हुआ। तीसरी बात, जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया में सिकंदर ने पूरे भारत को एक यूनाइट करने का प्रयास किया और इसी प्लेटफॉर्म पर आगे चल करके मौर्यन डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी। और इसी ग्रीक की देन है कि जो पर्दे होते हैं उनको यवनिका शब्द कहा गया है, यवनिका। दूसरी बात कि इंडिया में एक नई चीज का इमरजेंस हुआ था और वो चीज थी आपकी सिक्के, क्वाइंस। तो क्वाइंस, एक नए तरीके का क्वाइंस यहां पर डेवलप किया। अब हम लोग यहां पर ये देखें कि सिकंदर भारत पर जो इन्वेजन हुए, उस इन्वेजन की भी हम लोग बात कर लिए थे। हमने इसके पहले वाली क्लास में हम लोग कहां तक गए थे? हम लोगों ने ये देखा था कि घनानंद रूलर था और घनानंद जो था उसी का कंटेम्पोररी चाणक्य थे। अब हम उसकी बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने क्वाइंस की भी बात की है, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जरा देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग एक क्वाइंस की बात कर लेते हैं। क्वाइंस मतलब होता है सिक्का।
ये जो कॉइन्स हैं, कॉइन्स, ये कॉइन्स के थ्रू भी हम किसी भी रूलर के टाइम पीरियड के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस स्टेटस को डिफाइन करते हैं। जब सिक्कों के थ्रू हम किसी भी रूलर के टाइम पीरियड को डिसाइड करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूमिस्मेटिक साइंस। इसको मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अब बात यह आती है कि सबसे पहले सिक्का की जानकारी, कॉइन्स की जानकारी कब हुई थी? तो ये सबसे पहले कॉइन्स की जानकारी 600 बीसी में हुई थी। और सबसे पहला जो कॉइन्स था वो किस चीज के कॉइन्स थे? तो वो क्ले कॉइन्स थे। तो सबसे पहले कॉइन्स किसके थे? मिट्टी के थे। और ये जो मिट्टी के कॉइन्स थे, इसी कॉइन्स को हम लोग कहते थे पंचमार्क कॉइन्स। इसी को पंचमार्क कॉइन्स कहते थे। अब इसी कॉइन्स को बनाने के बाद इसी कॉइन्स को शेप दिया जाता था और इस कॉइन्स के ऊपर कुछ इमेज डेसिफर्ड की जाती थी, जैसे पेड़, मछली, सांड, अर्धचंद्र एंड कमल। इनके इमेज डेसिफर्ड किए जाते थे और उस कॉइन्स को मिट्टी के बनाने के बाद उसको आग में पकाया जाता था, इसलिए इस कॉइन्स को आहत सिक्का भी कहते थे। तो ये बात हुई क्ले कॉइन्स की। लेकिन जब सबसे पहले हम लोग मेटल कॉइन्स की बात करते हैं, यहीं पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब हम लोग किसी धातु के कॉइन्स की बात करते हैं तो उस कॉइन्स को कहते हैं काशार्पण कॉइन्स। और ये जो कॉइन्स किसके थे? तो ये जो कॉइन्स थे वह चांदी के थे और कॉइन्स किसके थे? तांबे के थे। सबसे पहले चांदी और तांबे में कौन था? तो चांदी था। और सबसे ज्यादा कौन से थे? तो चांदी थे। अब जब बात आती है कि सबसे पहले अब एक बात आएगी, गोल्ड कॉइन्स की बात आएगी। तो यहां पर ये भी देख लीजिए गोल्ड कॉइन्स कब आए थे। तो गोल्ड कॉइन्स लाने वाला सबसे पहले इंडिया में जो रूलर था वो इंडो ग्रीक रूलर थे। मौर्यन डायनेस्टी के बाद सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स आया था जब भारत में इंडो ग्रीक रूलर थे। तो इंडो ग्रीक रूलर जो था इसने सबसे पहले यहां पे गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया था। और इंडो ग्रीक को क्या कहते हैं? हिंद यवन। तो हिंद यवन जो रूलर था इसने सबसे पहले सोने के सिक्के लाए। और इसमें नाम किसका आता है? इसमें नाम आता है मेनांडर का। इसी मेनांडर को कहते हैं मिलिंद। और इसी मिलिंद ने सोने के सिक्के दिए। लेकिन इंडिया में जो सबसे शुद्ध सोने का सिक्का था, वो सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसका था? तो वह विम कटफिशस II का था। ये विम कटफिशस II कौन था? तो विम कटफिशस II जो था वह कुषाण डायनेस्टी का रूलर है। अब जब बात आएगी कि इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स किस टाइम पीरियड के हैं, तो सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स जो है वह गुप्त वंश के हैं। और गुप्त वंश में सबसे पहला रूलर जिसने कि गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया था वह समुद्रगुप्त थे। तो सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स गुप्ता डायनेस्टी में, और गुप्ता डायनेस्टी में सबसे पहला रूलर जिसने कि गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया था वह समुद्रगुप्त थे। और जब एक और खास बात, इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा कि इंडिया में इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री का वह लास्ट रूलर जिसने कि गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस किया था उसका नाम था स्कंदगुप्त। ऐसा क्या था, ऐसी क्या बात थी कि स्कंदगुप्त के बाद गोल्ड कॉइन्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए? तो जरा देखो, हम गोल्ड कॉइन्स क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, तो ध्यान देना कि जब इंडिया का ट्रेड रोम के साथ स्टार्ट हुआ तो रोम से इंडिया क्या आते थे? रोम से इंडिया आता था सोना और चांदी। और इंडिया से रोम क्या जाता था? तो जाता था मसाला एंड कपड़ा।
जब स्कंदगुप्त रूलर हुआ तो रोम के ऊपर ईरान का अधिकार हो गया। रोम के ऊपर किसका अधिकार हो गया? ईरान का अधिकार हो गया। और इंडिया और ईरान का रिलेशन अच्छा नहीं था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि इंडिया ने ट्रेड किसके साथ स्टार्ट किया? साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ। तो इनका अब ट्रेड किससे स्टार्ट हुआ? चाइना के साथ स्टार्ट हुआ। तो जब चाइना के साथ स्टार्ट हुआ तो अब ऐसी स्थिति में यहां से इंडिया गोल्ड एंड सिल्वर आना बंद हो गया। अब इंडिया ने गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स बंद कर दिए। तो स्कंदगुप्त वाज द लास्ट रूलर इन द इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री एज वेल एज इन द गुप्ता डायनेस्टी जिसने कि गोल्ड कॉइन्स स्टार्ट किए थे। बाद में गोल्ड कॉइन्स स्टार्ट हुए, वह कलचुरी डायनेस्टी में आया था और वह कोकल फर्स्ट था जिसने कि गोल्ड कॉइन्स स्टार्ट किए थे। तो ये मैंने आपको बताया। और यहां के बाद हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे कि जब घनानंद रूलर था तो उसमें कौटिल्य था। और मैंने आपको बताया था कि कौटिल्य ने किस तरीके से यह प्रण कर लिया था कि हम पूरे मगध की जनता को इस नंदा डायनेस्टी से मुक्त करेंगे। और इसी को मुक्त करने के लिए अब उसके सामने क्या टारगेट था कि वो एक राजा की खोज में निकला। और राजा की खोज करने के बाद उसने एक मौर्य डायनेस्टी स्टैब्लिश की। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे मौर्यन डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई और मौर्यन डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य कहां से मिले और फिर मौर्यन डायनेस्टी का हिस्ट्री क्या है, उसमें क्या पॉलिटिकल स्टेटस है, उन चीजों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब मन लगाकर।